हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास हमारी भारतीय जनजातियों से संबंधित दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने नागा जनजाति का अध्ययन किया है और ये हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम गोंड जनजाति का अध्ययन करेंगे। अभी जो गोंड जनजाति है ये भारत की एक प्रमुख जनजाति है। अगर मैं यहाँ पे जनसंख्या की बात करूँ तो भारतीय जनजातियों की जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है भारतीय जनजातियों में। अगर हम स्थान की बात करें तो हमारा जो गोंड जनजाति है ये जनजाति विंध्याचल से लेकर के गोदावरी के बीच वाले क्षेत्र तक निवास करती है। तो अगर हम देखते हैं तो ये गोंड जनजाति मुगलों के बाद में इनका अपना एक शासन था, लेकिन 1760 में यहाँ पे जब मराठाओं का आक्रमण हुआ तो मराठाओं ने इन पर अधिकार कर दिया और उसके बाद से मराठा जो है वो लगातार मराठाओं का आधिपत्य यहाँ पे स्थापित हो गया। तो ये जो जनजाति है ये जनजाति बहुत छोटे छोटे समूहों में विभाजित हो गई और बहुत सारे समूह इसके लिए जाते हैं। तो अब देखिए जो हमारी ये जनजाति है ये लोग बहुत छोटे छोटे समूहों में निवास करते हैं और ये भारतीय जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या इनकी है। अगर हम इनके समूहों की बात, उप समूहों की बात करें तो यहाँ पे मुरिया, हिलमुरिया और इसके बाद देखेंगे परजा, ठाकर और हलवा। इसके अंदर भी ये बहुत सारे उप समूहों में डिवाइड की गई है। तो अब शारीरिक संरचना की बात करते हैं कि जो ये हमारी गोंड जनजाति है इसकी शारीरिक संरचना कैसी है। तो ये लोग 5 फीट और 5 इंच के होते हैं और इनकी अगर जो हम पुरुषों की देखें तो ये पुरुष जो है पुरुषों से कम हाइट की स्त्रियां होती है। और इसमें भी कुछ एक जो गोंड है ये गोंड जो है ये 6 फीट के भी 6 फीट के भी है। तो इसमें हमारा रतनपुरिया और रतनपुरिया के साथ साथ अगर नवागढ़िया गोंड को देखेंगे तो इनकी हाइट 6 फीट है। इसके अगर हम गोंडों की नॉर्मली जो हाइट देखते हैं तो ये 5 फीट और 5 इंच होती है। और जो स्त्रियां हैं ये पुरुषों की तुलना में थोड़ी छोटी हाइट की होती है और इनका जो रंग होता है ये काला होता है, बाल इनके काले होते हैं और रूखे होते हैं और इनकी जो आंखें होती है इनका रंग भी काला होता है। और देखेंगे तो इनकी नाक बड़ी होती है और सिर गोल होता है। और होठों की बात करें तो इनके जो होठ हैं वो मोटे मोटे होते हैं और स्त्रियां पुरुषों की तुलना में छोटी ही होती है। तो ये 5 फीट 5 इंच से छोटी जो है वो स्त्रियां होती है। अगर देखिए इनके निवास की बात करें तो इनका जो निवास स्थान है मैंने अभी बताया कि ये लोग विंध्याचल पर्वत से लेकर के और जहां से गोदावरी नदी प्रवाहित होती है तो ये महाराष्ट्र और आप देखोगे एमपी, छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ पे विंध्याचल की जो कुछ श्रृंखलाएं हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो एमपी के बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का भी पठारी भाग जिसमें हमारा गजाम और विशाखापट्टनम वाला क्षेत्र आ जाता है। तो ये देखिए कि यहाँ पे अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, तो बस्तर जिले में भी बस्तर पठारी भाग जो है तो इसमें हमारे मारिया, मुरिया, परजा, भटरा और हबला ये गोंड मिलते हैं। तो ये गोंडों के कुछ उप समूह हैं, उपजातियां हैं। और इसके अगर हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश का गजाम और विशाखापट्टनम क्षेत्र में ये जो जनजाति है ये निवास करती है। तो ये कुल मिलाकर हम कहेंगे कि विंध्याचल और गोदावरी नदी के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पे ये जनजाति निवास करती है। और इनका घर देखते हैं तो इनका जो घर है ना ये घर भवन निर्माण का जो कार्य होता है ये किसी एक जो शगुन होता है या कोई एक उत्सव होता है उससे संबंधित होता है। तो यहाँ पे पहले तो जगह का निरीक्षण किया जाता है और जब जगह का निरीक्षण कर लिया जाता है और जगह इनको सही लगती है तो उसके बाद शाम को उत्सवों का आयोजन किया जाता है। और देखते हैं तो ये वर्तमान में ये लोग अभी जो है पक्के मकानों में भी रहने लगे हैं। और देखते हैं तो इनका जो निवास है निवास के लिए नागल, पल्ली और छोटे छोटे गांव होते हैं कि ये जब जिस गांव में रहते हैं तो उसके लिए नागल, पल्ली और गांव शब्द का यूज किया जाता है। तो छोटे छोटे यहाँ पे नागल और पल्ली गांव बना दिए जाते हैं निवास के लिए। अगर आभूषणों की बात करें तो ये लोग जो है गुंदवाने का कार्य करते हैं क्योंकि इनका जो शरीर है ये अपने शरीर पर यहाँ पे जो है तारों के, चांद के चित्र बनवा लिए जाते हैं जिसको ये सुंदरता का प्रतीक मानते हैं। तो हम देखते हैं कि ये लोग जो है ना सूती वस्त्र पहनते हैं और
वस्त्र है ये भी गांव में ही तैयार किया जाता है। तो ये लोग जो है कृषि कार्य करते हैं और कृषि कार्य के साथ साथ देखेंगे तो इनके जो वस्त्र होते हैं सूती वस्त्र होते हैं और ये सूती वस्त्र गांव में ही तैयार किए जाते हैं। अगर उनके लिए हम देखते हैं तो ये भेड़ों से और जो बकरियां हैं उनके बालों से उनकी प्राप्ति करते हैं। तो ये देखिए कि ये लोग अपने आप को सजाने के लिए और उत्सव के समय पर ये यहाँ की जो स्त्रियां होती है मूंगे की और मूंगे के साथ मोतियों की नकली मोतियों की माला बना करके इसका प्रयोग करते हैं। और देखेंगे तो यहाँ पे मूंगे कोड़ियों का हार भी और ये लोग सींगों का प्रयोग कंघी बनाने के लिए करते हैं। तो ये अपने शरीर को सजवाने या शरीर पे गोदर कार्य खुद को बहुत ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये लोग किस प्रकार के औजार प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे जो औजार, क्योंकि ये लोग जो है हमने नागा को देखा तो नागा भी कुटीर उद्योगों में संपन्न है और तो एक व्यवसायिक एक जो है हम देखते हैं तो ये एक संपन्न विकसित एक जनजाति आप कह सकते हो, क्योंकि ये लोग कुटीर उद्योग भी लगाते हैं। तो व्यवसायिक रूप से इनमें हम देखेंगे तो कुटीर उद्योग भी आएगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे लोहार जो होता है ये औजार बनाने का कार्य करता है और ये जो औजार बनाने का कार्य करता है तो इन औजारों में भी खुरपे, दांतलिया जिसको हम दराती कहते हैं, तो दराती, हंसिए, हल और कुल्हाड़ी का प्रयोग ये लोग करते हैं। और ये जो प्रयोग दाव का या आप देखोगे तो यहाँ पे खुरपे का, दराती का को बनाने का जो कार्य किया जाता है ये लोहार करता है। और ये जो हमारे छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग स्थापित किए गए हैं तो ये यहाँ पे इस प्रकार की ही वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है। तो इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है ये पितृ प्रधान सामाजिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। तो इनकी जो व्यवस्था है इसमें पिता जो है ये प्रधान होता है और भाई बंद इनकी परिवार की जो इकाई है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका जो मुखिया होता है, क्योंकि परिवार का जो मुखिया होता है परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे भी परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति परिवार का मुखिया कहलाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो विवाह प्रथाओं में यहाँ पे 5 प्रकार की विवाह प्रथाएं प्रचलित है, जिसमें पहली आती है सेवा विवाह, दूसरी आती है विधवा विवाह, तीसरी है हरण विवाह और फिर विनिमय विवाह और मकली विवाह। तो ये 5 प्रकार की विवाह प्रथाएं यहाँ पे प्रचलित है। अगर देखिए सेवा विवाह की बात करें तो यहाँ पे जो लड़का है लड़के को 2 से 5 साल के लिए लड़की के घर पे जाके रहना पड़ता है और वहां पे जाके जो कृषि कार्य है वो कृषि कार्य करता है और मेहनत करता है। तो ये जो लड़का जो लड़की के घर पे लड़की के पिता के पास में कार्य करता है जाकर के उसको चरगिया कहा जाता है। इसके अंदर देखिए जो विधवा विवाह है तो ये तो आपको पता ही है कि विधवा जो औरत होती है उससे विवाह कर लिया जाता है। और हरण विवाह के जो जैसे राक्षस प्रवृत्ति जो राक्षसी लोग करते थे कि लड़की का हरण कर लिया गया उसके बाद विवाह जो है वो कर लिया जाता है। और नेक्स्ट देखिए विनिमय विवाह की किसी वस्तु के बदले जो है यहाँ पे विवाह प्रथा जो है वो संपन्न की जाती है। नेक्स्ट है मकली विवाह। ये जो मकली विवाह है ये एक अनिश्चित विवाह होता है, ठीक है। तो ये एक अनिश्चित विवाह होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुपत्नी प्रथा जो है ये बहुत ज्यादा प्रचलित है कि यहाँ पे अगर एक पत्नी का तलाक हो जाए या वो मर जाती है तो दूसरी या बहुपत्नी का मतलब ये है कि लड़का जो है वो दूसरी पत्नी या दूसरी शादी कर लेता है। अब मान लीजिए किसी लड़की का तलाक हो चुका है तो उसके बच्चे कहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे अगर किसी औरत का तलाक हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो पुत्र होते हैं या संतान होती है ये पिता के पास रहती है। लेकिन ये विवाह जो है ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है कि पुरुष बहु विवाह कर सकते हैं, लेकिन पत्नियां जो है ये बहु विवाह नहीं कर सकती है। तो ये प्रथा यहाँ पे प्रचलित है। और देखेंगे जो विवाह कार्य संपन्न किया जाता है या तो वो आम के वृक्ष के नीचे किया जाता है या फिर जो जल स्रोत है उस जल स्रोत के पास में विवाहिक कार्य संपन्न किया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो मुखिया होता है जो पूरे गांव का मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है या फिर उसको मुखादम कहा जाता है। तो यहाँ पे जो गांव का मुखिया होता है उस गांव के मुखिया को पटेल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है इस सामाजिक व्यवस्था में 3 प्रमुख
देखें तो इसको घोटुल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो बाड़ा होता है ये गांव के मध्य में स्थित होता है, जिसके मध्य में गांव का जो मुखिया होता है उसका घर होता है। माना आप ये कह सकते हो कि पटेल का घर यहाँ पे होता है, मुखादम का घर होता है। और जैसे ही गांव में कोई समस्या आती है तो उस समस्या को लेकर के ये लोग गांव के मुखिया के पास जाते हैं। तो गांव की समस्या से संबंधित जो चर्चाएं होती है वो यहीं पे होती है, बाड़ा में। और गांव के जो सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का संचालन है वो भी इसी क्षेत्र से किया जाता है और ये गांव का मध्य भाग में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो संस्था आती है ये आती है गुरी। अब ये जो गुरी होता है इसको कम्युनिटी हॉल कहा जाता है और ये यहाँ की जो ये गांव है इस गांव के जनसंख्या पर निर्भर करता है। और अगर देखेंगे तो यहाँ पे मनोरंजन का कार्य होता है कि मनोरंजन के लिए आपको कोई कार्य करना है तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट है गोतूहल। अब ये गोतू जो है ये एक युवा गृह होता है जहाँ पे अविवाहित स्त्री और पुरुष जो है वो रहते हैं। तो ये अविवाहित और स्त्री पुरुषों के रहने की जगह होती है और यहाँ पे इसका दूसरा नाम जो है इसको घोटुल भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए, 3 प्रमुख समुदाय की और संस्थाएं यहाँ पे होती है, सामाजिक संस्थाएं। तो ये जो है पूरे गांव पे कंट्रोल करती है किस प्रकार से कहाँ पे कौन सा कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इनका जो भोजन है, भोजन में भी ये लोग, क्योंकि ये लोग कृषि कार्य भी करते हैं, तो कृषि कार्य में हम देखेंगे तो ये लोग चावल के साथ साथ मोटे अनाज का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। और ये लोग महुआ, जो जंगलों से जो महुआ ली जाती है तो महुआ को सुखाकर भी या फिर इसका कच्चा सेवन भी ये लोग करते हैं और फल के रूप में। तो महुआ जो है ये फल के रूप में भी इनके द्वारा ली जाती है, प्रयोग की जाती है और इसको सुखाकर भी काफी दिनों तक प्रयोग में लाया जाता है। इसके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टेंगू, चर, आम, आंवला और जामुन भी, ये फल भी ये लोग खाते हैं। और देखेंगे तो इनका जो प्रिय खाद्य पदार्थ होता है ये प्रिय खाद्य पदार्थ में कंदमूल का प्रयोग करते हैं। अगर देखते हैं तो ये लोग इनमें से कुछ जो गुण होते हैं ये दही, दूध और आप देखोगे पशुओं से मिलने वाला जितना भी सामान है ये भी प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट देखिए इनका आर्थिक जीवन। अब आर्थिक जीवन की बात करें तो ये प्रमुख इनके व्यवसाय मुख्य कृषि व्यवसाय है, पशुपालन है, मत्स्य पालन हम देखते हैं। और क्योंकि ये एक व्यवसायिक रूप से संपन्न है तो आप देखेंगे तो ये लोग कुटीर उद्योग भी स्थापित करते हैं। तो अगर कृषि की मैं बात करूं तो कृषि में भी अगर देखते हैं तो ये लोग झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि किस लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो कुछ पहाड़ी एरिया है तो ये लोग जो है जिस तरह के क्षेत्र में कृषि करते हैं तो उस तरह का इनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। और ये लोग जिस जगह पे कृषि करते हैं वहां पे पेड़ों को जला दिया जाता है और जलाकर काट कर वहां पे जगह को खाली कर लिया जाता है और उस खाली जगह पे 2 या 3 साल कृषि कार्य किया जाता है। और जैसे ही उस स्थान की कृषि उत्पादक क्षमता है वो खत्म हो जाती है तो ये लोग उस जगह को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पर जाकर कृषि कार्य करते हैं। और इनकी जो कृषि है इसमें झूम कृषि, दीपा नाम भी दिया जाता है। इनकी जो कृषि कार्य है उसको दीपा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे बहुत लोग समतल भाग पर कृषि कार्य करते हैं तो उसको दीपा कहा जाता है, उस प्रकार की जो कृषि होती है। अगर पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत बना करके ये लोग कृषि कार्य करते हैं तो यहाँ पे उसको पैंडा कहा जाता है। तो ये कृषि के भी नाम अलग अलग है कि इस तरह की कृषि कर रहा है तो ये नाम दिया गया, क्योंकि नॉर्मली हम देखते तो आंध्र प्रदेश में पैंडा कहा जाता है। अगर देखिए तो पशुपालन का कार्य भी यहाँ पे जो रावत लोग हैं, रावत वर्ग के लोग हैं, ये पशुपालन का कार्य करते हैं। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि रावतों के द्वारा छुया गया दूध, दही जो है वो इनके लिए अच्छा माना जाता है और लोग बहुत ही खुशी से इस दूध को प्रयोग में लाते हैं। तो अच्छा मानते हैं ये लोग कि रावत जो जिस दूध दही को जो है छू लेते हैं तो वो इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन भी एक स्पेसिफिक वर्ग है जो एक स्थायी पेशे के रूप में मत्स्य पालन का कार्य करता है। तो ये वर्ग है करुक वर्ग। करुक वर्ग के मछुआरे ये जो यहाँ पे मत्स्य पालन है इसको एक स्थायी पेशे के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुटीर उद्योग, और कुटीर उद्योग में भी यहाँ पे जो लोहार है ये आप देखोगे दातलिया,
और दातियों के साथ आप दाव, खुरपे, इस तरह से जो औजार होते हैं इन औजारों को बनाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये लोग वस्त्र उद्योग में भी कार्य करते हैं। और यहाँ पे जो सूती वस्त्र ये लोग प्रयोग में लाते हैं, तो ये जो सूती वस्त्र है ये भी गांव में ही तैयार किया जाता है। जो भेड़ और बकरी है, इनके बालों से ऊन प्राप्त कर ली जाती है और उसके बाद गांव में ही सूत को तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद कपड़ा बुना जाता है और कपड़े सिलने का कार्य भी इस गांव में ही किया जाता है। अब देखते हैं कि इन पर शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ा है, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी ये लोग जो है वर्तमान में कृषि कार्य भी कर रहे हैं, कुटीर उद्योगों में उद्योग भी इन्होंने स्थापित किए गए हैं। और कृषि कार्य के साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे मत्स्य पालन भी किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। तो ये लोग बहुत ज्यादा कार्य करने लगे हैं और कार्य करने के साथ क्योंकि इनके ऊपर जो है शिक्षा का प्रभाव पड़ रहा है और शिक्षा के इस बढ़ते प्रभाव के कारण ये लोग जो है, ये आप देखोगे तो ये जो हमारे आधुनिक जो स्कूल है, स्कूलों में भी और हम देखते हैं तो बाजारों की सुविधाएं भी इनके कारण से उपलब्ध हो गई है। और ये लोग उद्योगों में, जो हमारे उद्योग है, इन उद्योगों में श्रमिक के रूप में भी कार्य करने लगे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्योंकि शिक्षा का प्रभाव इन लोगों पर पड़ा है। अगर देखेंगे तो हमारे जो निर्माण कार्य है और निर्माण कार्यों के समीप जो यहाँ पे नई बस्तियां बसाई गई है, क्योंकि शिक्षा का प्रभाव इन पर पड़ रहा है। तो शिक्षा के प्रभाव के कारण पे भी ये लोग उद्योगों में भी कार्य करने लगे हैं और उद्योगों के साथ साथ जो है ये अस्पतालों में, स्कूल में और यहाँ पे हम देखेंगे कि बाजारों की सुविधाएं भी इस क्षेत्र में उपलब्ध हो गई है। तो हमारा जो आधुनिक शिक्षा है इसका प्रभाव इन पर देखा जा सकता है। तो ये हमारी है गोंड जनजाति। आई होप कि ये गोंड जनजाति आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जनजाति के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।